अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आपका जो नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट है बायोलॉजी का, वह चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का, इसका थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, सबसे पहले आपने ऑब्वियसली एंजाइम की डेफिनेशन याद करनी है कि बायो कैटलिस्ट है, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन करता है। उसके अलावा बच्चे आपने देखना है सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपने करनी है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वो पहले स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म, ये तीनों डेफिनेशन लिखी हुई है स्टार्ट में ही, वो आपने तीनों देखनी है। इसलिए बच्चे क्वेश्चन बनता है हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। वो इस पेज के लास्ट पे जो है वो उसने बताया हुआ है, वो आपने पैराग्राफ लाजमी याद करना है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एंजाइम की दो टाइप्स होती हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये भी बच्चा आपने इनकी डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है, बोर्ड के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे एक लॉन्ग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। ये आपने बच्चे सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। इसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है, ठीक है। ये सारा ऑल एंजाइम एमसीक्यू के तौर पर भी है, जो इसके अंदर से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है बच्चे यूजेस ऑफ एंजाइम, ये भी आपने लाजमी करने हैं। ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। कोई से शॉर्ट में आएंगे तो कोई से दो आपने करने होंगे, लॉन्ग में आएंगे तो बच्चे आपने सारा जो है इसका लिखना होगा। उसके बाद बच्चे जो है फैक्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि एंजाइम कैसे का मैकेनिज़्म क्या है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद एंजाइम और एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा बच्चे, इसके मॉडल्स हैं दो। एक तो है लॉक एंड की मॉडल, जो एम एल फिशर ने दिया था, जो कि बताता था कि लॉक एंड की मॉडल एंजाइम और सबस्ट्रेट लॉक एंड की तरह के हैं। जैसे लॉक और की चेंज नहीं हो सकती, इस तरह एंजाइम ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये बाद में गलत करार दे दिया था, डैनियल कॉस्टलैंड ने मॉडल दिया था, इंड्यूस फिट मॉडल है। वो ये था कि जो है एंजाइम अपनी शेप के अंदर इंड्यूस कर सकता है, कि चेंज लेके आ सकता है सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक। अच्छा बच्चे, उसके बाद आपका चैप्टर 7 है बायो एनर्जेटिक्स, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक आपका इंक्लूड है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड है। ये आपने केमिस्ट्री में मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है ये चैप्टर और ये टॉपिक जो है वो समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है बच्चे। इसकी दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है, और मैकेनिज़्म जो है वो थोड़ा सा इसका जो है बुक में लिखा हुआ आपने एच इसको जो है वो रीड करना है। उसके बाद बच्चे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। आपने इसमें एटीपी की डेफिनेशन याद करनी है, इसके स्ट्रक्चर को लाजमी बच्चे आपने याद करना है। ये बोर्ड के लिहाज से या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर ये लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके अलावा बच्चे आपने देखने के एक जब एटीपी के अंदर से एक फास्फेट रिमूव कर दिया जाता है तो उसके अंदर किसी कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी किस किस काम के लिए आती है, ठीक है। जब एक फास्फेट रिमूव हो जाए तो एटीपी पे कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और अगर एटीपी के अंदर से रिमूव हो जाए तो एटीपी के अंदर से अगर रिमूव हो जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो बन जाता है। और कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, एक मोल के अंदर 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल जो है एनर्जी जो है वो जो रिलीज़ होती है। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। C6Cr2+12H2 आफ्टर रिएक्शन C6H12 और 6+6Cr2+6H2। ये फोटोसिंथेसिस का जो है वो रिएक्शन है, जिसके अंदर जो है आपके पास बच्चे ग्लूकोज बन रहा है, उसके अलावा वाटर ऑक्सीजन बन रही है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बच्चे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वैसे एक होता है एक लाइट रिएक्शन में, एक डार्क रिएक्शन में।